दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेस्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग फिलॉसफी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी शब्दों में, आसान शब्दों में इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने पूरी क्लास एंड तक देख ली तो आपको दोबारा फिलॉसफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, आप पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपके यहाँ जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो होगा शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, या उसका नाम होगा शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। ठीक है, लेकिन टॉपिक आपको ये जरूर मिलेगा, दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन एवं शिक्षा क्या है, दर्शन एवं शिक्षा के बीच संबंध क्या है। और ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट नोट्स होता है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। नाम है आपका फर्स्ट पेपर का फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें सबसे पहले शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा आ जाता है, शिक्षा का संकुचित अर्थ आ जाता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ आ जाता है। ये हमारे पेड नोट्स होते हैं, जो पीडीएफ होती है वो पेड स्टूडेंट को फॉरवर्ड की जाती है। और जो है कि अगर आप भी पेड लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9628182649। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके आप पेड नोट्स की जानकारी ले सकते हैं 9628182649। तो ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, बहुमुखी प्रक्रिया है, इस तरीके से ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दर्शन शास्त्र क्या है, फिलॉसफी क्या है। चलिए उसको समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। अगर आप हमारी क्लासेस कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपको ना तो कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ना तो इजी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। पहले हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं, उसके बाद जब एग्जाम टाइम आएगा तो हम क्वेश्चन और फिर उसके आंसर के फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। मानव एक चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य ही वह प्राणी है जो तर्क वितर्क कर सकता है, सोचने विचारने की क्षमता उसके पास हो सकती है और होती है। और मनुष्य ही वह प्राणी है जो चिंतन मनन कर सकता है, तथा मानव का जो जीवन है वह स्वयं ही एक दर्शन की परिभाषा है। कौन? हमारा जीवन ही, मानव जीवन ही स्वयं एक दर्शन है, स्वयं ही दर्शन की परिभाषा है। संसार का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है, कोई भी हो, हम हो, आप हो, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य क्या है? एक दार्शनिक है। क्यों दार्शनिक है? क्योंकि वह जन्म से मृत्यु तक प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं को अनुभव करता है। हम यानी कि मनुष्य जो है, प्रत्येक मनुष्य एक दार्शनिक है, एक फिलोसोफर है। क्यों है? क्योंकि वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, हम उन सभी घटनाओं को एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, फिर वह इन अनुभवों पर चिंतन मनन करता है। मान लीजिए हमारे साथ कोई भी घटना घटती है तो हम उस पर एक बार विचार जरूर करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और उसके बाद वह किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और फिर हम उसका एक कंक्लूजन निकाल करके लाते हैं, एक निष्कर्ष निकलता है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर वह अपने विश्वासों, आदर्शों और धारणाओं का निर्माण करता है। इसीलिए मनुष्य को एक दार्शनिक कहा गया है। दर्शन हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। हमारी एक जिज्ञासा होती है, अंदर से इच्छा होती है कि हम सत्य को जान पाएं, हम सत्य को पहचान पाएं, हम सत्य की गहराई तक जा सकें। और जब हमें सत्य की जानकारी हो जाती है तो हमारी जिज्ञासा की पूर्ति भी हो जाती है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्थता जानने का वह प्रयत्न करता है, उसकी सच्चाई, उसकी सत्यता जानने का प्रयत्न करता है। अतः मनुष्य के अंदर तथ्यों को जानने की जिज्ञासा, संदेह व आत्मिक अशांति रहती है। मनुष्य के अंदर तथ्यों को जानने की जिज्ञासा रहती है, उसके अंदर एक संदेह रहता है, आत्मिक अशांति रहती है। जानने के बाद वह संतुष्टि महसूस करता है। यही तो दर्शन है। पहले किसी भी सत्य को जानने की हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती है, जब हमें उसकी जानकारी हो जाती है तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमें संतुष्टि महसूस होती है। यही दर्शन है। बात यहां तक क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं दर्शन का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ
फिलॉसफी। देखिएगा, इसको ठीक से पढ़िएगा, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। देखिए, दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य, संस्कृत भाषा का एक शब्द है दृश्य, उस धातु के कर्ण अर्थ में, किस अर्थ में, कर्ण अर्थ में ल्युट प्रत्यय लगकर के हुई है, तब दृश्य बना है। इसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाता है, जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शते अनेन इति दर्शनम, इस प्रकार दर्शन वह विज्ञान है जिसे देख करके जाना जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य जो है अपनी प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह उनको अनुभव करता है, और यही दर्शन है। ठीक है, यानी कि जिसको हम देख करके अनुभव करते हैं चीजों को। इसीलिए हमारे पूरे जीवन को, मानव जीवन को दर्शन कहा गया है। दर्शन को अंग्रेजी भाषा की फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण माना जाता है। जो फिलॉसफी है उसका इंग्लिश वर्ड फिलॉसफी है, इसका हिंदी रूपांतरण फिलॉसफी हो जाएगा। जो यूनानी भाषा के दो शब्दों, पहला शब्द फिलॉस, दूसरा सोफिया से मिलकर के बना है। फिलॉस और सोफिया से मिलकर के फिलॉसफी बना है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। फिलॉस का अर्थ है प्रेम, सोफिया का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ विद्यानुराग या ज्ञान से प्रेम हुआ। क्या हुआ? फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विद्या अनुराग या फिर ज्ञान से प्रेम करना। दर्शन शब्द से मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष ज्ञान, कर्म और भाव निहित हैं। सत्य का साक्षात दर्शन करना ही दर्शन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि प्लेटो ने बताया, प्लेटो ने क्या बताया? प्लेटो ने बताया कि मानव के मन से उत्पन्न अशांति, जिज्ञासा के कारण ही मानव का मन संवेदनशील, गतिशील और परिवर्तनशील बनता है। जब हमारे मन में, हमारे अंदर कोई अशांति उत्पन्न हो जाती है, तभी हमारे अंदर परिवर्तन भी आना शुरू हो जाता है। हम गतिशील हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, कोई जिज्ञासा होती है हमारे अंदर, है ना, तो तब भी हमारे अंदर परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात है। तो ये ऐसा प्लेटो ने कहा है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं दर्शन की, इनकी बात करते हैं। अरस्तु, दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, ऐसा अरस्तु ने कहा है। अगर एग्जाम में पूछ ले दर्शन का अर्थ व परिभाषा लिखिए, तो आप ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, 2-3 परिभाषाएं लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने खूब अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो परिभाषाएं, छोटी छोटी परिभाषाएं जरूर रटिएगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़े उसकी परिभाषाएं जरूर रट करके जाएं। दर्शन क्या है? अरस्तु ने कहा है दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। प्लेटो कहते हैं पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, यानी कि जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, जो भी घटना घटित हो रही है, उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, उसके सत्यता का ज्ञान, उसकी सच्चाई का ज्ञान, उसकी गहराई का ज्ञान ही दर्शन है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। गांधी जी कहते हैं यह दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं। जो गांधी जी हैं वह दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है, जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य जो होता है उसकी विषय वस्तु होती है, और उसको जानने के लिए हम प्रमाण भी एकत्रित करते हैं। तो आपने यहाँ पे जो दर्शन शास्त्र है इसकी अवधारणा पढ़ी। ये जो लिखा हुआ है, ये जो हमने पहले पढ़ा, ये क्या है? ये इसकी अवधारणा होती है। ये जो है एग्जाम में आपसे पूछे या ना पूछे कि अवधारणा लिखिए, अगर ये पूछ लेता है कि अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, तब भी आप ये 4-6 लाइनें अवधारणा में लिख देंगे, इससे इंपैक्ट अच्छा पड़ता है। दर्शन का अर्थ आप लिखेंगे, दर्शन की परिभाषाएं लिखेंगे। आप जो है दर्शन का अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु क्या है इस पर बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी टॉपिक में, एक तो बात यह है कि हम कंप्लीट सिलेबस आपका कराएंगे। एक एक टॉपिक को, छोटा टॉपिक हो, बड़ा टॉपिक हो, कुछ भी हो, हम आप तक शेयर करेंगे, यानी कि डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए चैनल पर आप एक्टिव रहिए, और हर एक टॉपिक को बहुत गहराई से आसान शब्दों में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दर्शन का अध्ययन क्षेत्र क्या है? दर्शन का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह एक ऐसा अध्ययन है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त क्रियाओं की वास्तविक खोज सम्मिलित है।
जो दर्शन है ये एक ऐसा अध्ययन है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी ब्रह्मांड में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनकी वास्तविक खोज सम्मिलित है। इसमें प्रकृति एवं ईश्वर के संबंध में गहन चिंतन किया जाता है। किसमें? दर्शन में प्रकृति और ईश्वर के संबंध में गहन चिंतन किया जाता है। प्राचीन दर्शन में साहित्य, कला, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि सभी विषय, आज जो हमारा प्राचीन दर्शन है उसमें साहित्य भी इंक्लूड है, कला भी आता है, धर्म, इतिहास, विज्ञान, ये सभी हमारे प्राचीन दर्शन में सम्मिलित हैं। दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। जो दर्शन का अध्ययन क्षेत्र है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। ठीक है, ये अध्ययन क्षेत्र के 3 क्या हैं? 3 भाग बताए गए हैं, 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा के अंतर किस बात की जो है कि इसमें क्या डिस्कस किया गया है? जो तत्व मीमांसा है इसके अंतर्गत सत्य की खोज की जाती है। जो तत्व मीमांसा है इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें सत्य की खोज की जाती है। ठीक है, तत्व ज्ञान मूलतः मनुष्य, जगत, ईश्वर, परलोक से संबंधित है। और जो तत्व ज्ञान है वह मूलतः मनुष्य, जगत और ईश्वर, परलोक से संबंधित है। इसमें ईश्वर के अस्तित्व और ईश्वरीय सत्ता, जीव और आत्मा के अस्तित्व, जगत के स्वरूप, जगत का आदि और अंत इत्यादि से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। जो तत्व में देखिए आसान बहुत है अगर आप डीपली पढ़ पाए तो। ठीक है, जैसे तत्वमीमांसा क्या है? सत्य की खोज है। इसमें हम ईश्वर के अस्तित्व की बात करते हैं, ईश्वर की सत्ता की बात करते हैं। जीव और आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, इस बात की बात करते हैं। जगत का स्वरूप कैसा है, जगत का आदि क्या है, अंत क्या है, इससे जुड़े प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यही हमारा तत्वमीमांसा है जिसको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ज्ञान मीमांसा की। ज्ञान मीमांसा, सत्य संबंधी ज्ञान का विकास। इस प्रकार की क्लासेस आपको बीएड की पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगी। सत्य संबंधी ज्ञान का विकास करता है। जो ज्ञान मीमांसा है यह सत्य से संबंधी जो ज्ञान है उसका विकास करता है। इसके अंतर्गत ज्ञान संबंधी निम्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान संबंधी किस किस समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? ज्ञान क्या है इसका अध्ययन ज्ञान मीमांसा करता है। ज्ञाता और ज्ञेय में क्या संबंध है, इसका अध्ययन ज्ञान मीमांसा करता है। ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, इसका अध्ययन ज्ञान मीमांसा करता है। ज्ञान के स्रोत क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान का विज्ञान और दर्शन से क्या संबंध है। ज्ञान का जो है वह विज्ञान और दर्शन से, किससे? विज्ञान और दर्शन से क्या संबंध है, इसका भी अध्ययन कौन करता है? ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। बात करेंगे मूल्य मीमांसा की, जिसको एक्सियोलॉजी कहते हैं। जो मूल्य मीमांसा है यह ज्ञान के चयन के लिए आधार प्रदान करता है। जो हम ज्ञान चयन करते हैं उसका आधार बेस क्या है? मूल्य मीमांसा है। इसका संबंध जीवन की सत्यता से होता है। कहां से? जीवन की सत्यता से, जीवन की सच्चाई से। मूल्य तभी सत्य होते हैं जब हम उनके बारे में अनुभूति करते हैं, उन चीजों को महसूस करते हैं, फील करते हैं। मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य बिंदु होता है उसका आकलन मूल्यों से किया जाता है। मनुष्य के जीवन का जो भी लक्ष्य होता है उसका आकलन मूल्यों से किया जाता है। मूल्य शास्त्र को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका तर्क शास्त्र हो गया, दूसरा नीति शास्त्र हो गया, तीसरा सौंदर्य शास्त्र हो गया। अब इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये चीज आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि जो दर्शन का अध्ययन क्षेत्र है, ठीक, इसके 3 भाग हैं। तत्व मीमांसा, सत्य की खोज की जाती है। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात की जाती है। सत्य से संबंधित ज्ञान का विकास होता है। फिर मूल मीमांसा जो कि ज्ञान के चयन के लिए आधार प्रदान करता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेस्ट टॉपिक, दर्शन और शिक्षा का क्या संबंध है। ठीक है, 110% आपसे पूछेगा, गारंटी है इस बात की। देखिए, दर्शन और ज्ञान, दर्शन और शिक्षा का क्या संबंध है। दर्शन व शिक्षा जो है इसका घनिष्ठ संबंध है। दर्शन और शिक्षा के संबंध को समझने के लिए दर्शन के विभिन्न तत्वों का और शिक्षा के विभिन्न घटकों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम इसको समझ सकते हैं।
दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है और यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। पूरी बात यही क्लियर हो गई, यही इसका संबंध क्लियर हो गया। क्या है? दर्शन जो है यह जीवन का विचारात्मक पक्ष है, शिक्षा जो है यह क्रियात्मक पक्ष है। अर्थात दर्शन विचारों को जन्म देता है और शिक्षा उन विचारों को व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित करती है। ठीक है, ये आपका दर्शन और शिक्षा का संबंध है। जैसा कि जॉन डीवी कहते हैं, अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही क्या है? दर्शन है। शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर दर्शन ही देता है। शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर दर्शन ही देता है। दर्शन का सीधा संबंध जीवन से होता है। किससे होता है? जीवन से। मानव जीवन का पूरा मानव जीवन ही दर्शन है। दर्शन शास्त्र मूलतः जीवन दर्शन है जो शिक्षा के बिना अपूर्ण और शिक्षा से पूर्णतः भिन्न है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो अपूर्ण है, शिक्षा के बिना अपूर्ण है। शिक्षा के द्वारा ही हमें दार्शनिक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये हो गया हमारा दर्शन और शिक्षा का संबंध हो गया। अब बात करेंगे दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, शैक्षिक दृष्टिकोण से दर्शन का अध्ययन परम आवश्यक है। शैक्षिक दृष्टिकोण से बात करें तो दर्शन का जो अध्ययन है वह परम आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षा का पथ प्रदर्शन किया जाता है। दर्शन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय संगठन आदि को निश्चित रूप प्रदान किया जाता है। अब देखिए, दर्शन और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, इनकी बात करेंगे। दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन और पाठ्यक्रम, आदर्शवाद, ठीक है, दर्शन और शिक्षण विधियां आ जाएगी। चलिए इनकी बात कर लेते हैं। दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव, दर्शन और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। जॉन डीवी का कथन है, दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है। दर्शन के द्वारा जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। दर्शन के द्वारा ही जीवन के क्या मूल्य हैं उनका ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों की प्राप्ति हम कर पाते हैं। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति है वह शिक्षा के माध्यम से ही, शिक्षा के द्वारा अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण दार्शनिकों द्वारा होता है। किसके द्वारा? दार्शनिकों के द्वारा होता है। दार्शनिक जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कौन? जीवन का लक्ष्य कौन निर्धारित करते हैं? दार्शनिक। और शिक्षक बालकों को उस लक्ष्य की प्राप्ति की क्षमता प्रदान करते हैं जिससे बालक उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो दर्शन और पाठ्यक्रम क्या है, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों के समान ही पाठ्यक्रम निर्धारण में भी दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, जिस प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं वैसे ही पाठ्यक्रम निर्धारण में भी दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस देश में, जिस युग में जिस प्रकार की विचारधाराएं और आदर्श होते हैं उसी के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। भाई, जिस प्रकार का देश होता है उसमें उसी प्रकार का पाठ्यक्रम भी लागू किया जाता है। जैसा युग है, जैसा समय है, वैसा पाठ्यक्रम है। प्राचीन युग में ऋषि मुनियों के पास जो आज हम चीजें पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक है ना, वैज्ञानिक, ये सब चीजें पहले नहीं थी। ये सिलेबस पहले नहीं था। पहले क्या था, जो है कि अलग अलग प्रकार की धनुर्विद्याएं सिखाई जाती थी, है ना, और बाकी ज्ञान, तंत्र मंत्र सिखाया जाता था। लेकिन आज वो सब चीजें नहीं है, यानी कि समय के अनुसार सिलेबस चेंज हो गया। ठीक है, जिस युग में जिस प्रकार की विचारधाराएं होती हैं उस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो जैसा समय वैसा पाठ्यक्रम कुल मिलाकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से, जैसे प्राचीन समय में क्या था, आध्यात्मिक तथ्यों को महत्व दिया जाता था कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है ना। पाठ्यक्रम में वेद पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे और अन्य जो धार्मिक मान्यताएं होती थी उनको स्थान दिया जाता था। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में विज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है ना। पाठ्यक्रम में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सब आदि विज्ञान से संबंधित विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम पर दर्शन बहुत प्रभाव डालता है। इन प्रभावों को उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसा कि पहला है आपका आदर्शवाद।
पहला क्या है? आदर्शवाद। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में मानवीय विचारों एवं मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार आदर्शवाद विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम विचार केंद्रित होता है। आदर्शवाद की विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम किस पर केंद्रित होता है? पाठ्यक्रम विचार केंद्रित होता है। बात करेंगे प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवाद बालक के स्वाभाविक विकास पर अधिक बल देता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने जो उस दिन वीडियो बताया था कि आपको कैसे सेल्फ स्टडी करनी है, उसको जरूर देखिएगा। मैंने उसमें यह बताया था कि आपको किताब कैसे पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृतिवाद बालक के स्वाभाविक विकास पर बल देता है। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्व का विकास, यानी कि जो है कि उसकी पर्सनल व्यक्तिगत डेवलपमेंट करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में बालक की तत्कालीन आवश्यकताएं, जो उसकी प्रेजेंट टाइम में जो नीड्स है, जो उसका इंटरेस्ट है, जो क्षमता है आदि को आधार बनाया जाता है। इस प्रकार प्रकृतिवादी जो विचारधारा है वह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देती है। यहाँ पर बच्चे को सेंटर में रख करके सिलेबस तैयार किया जाता है। प्रयोजनवाद क्या है? प्रयोजनवादी विचारधारा उपयोगिता, व्यावहारिकता आदि पर बल देती है। यह बालक को अपने मूल्यों का स्वयं निर्माणकर्ता बनाती है। जो प्रयोजनवादी विचारधारा है यह बालक को अपने मूल्यों का स्वयं निर्माणकर्ता मानती है। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में बालक की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भावी आने वाले समय की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए उपयोगी क्रियाओं का स्थान दिया जाता है। इस प्रकार प्रयोजनवादी विचारधारा क्रिया प्रधान पर बल देती है। इसमें क्रिया मुख्य होती है, यानी एक्टिविटी को इसमें ज्यादा महत्व दिया गया है। यथार्थवाद की बात करें, रियलिज्म की, तो यह विचारधारा प्रत्यक्ष में विश्वास करती है। किसमें? प्रत्यक्ष में, जो चीज सामने है। इसलिए पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यावहारिकता को स्थान दिया जाता है। इसमें बाह्य जीवन की वास्तविक क्रियाओं को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं दर्शन और शिक्षण विधियां। देखिए, जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, यह दर्शन शास्त्र ही बताता है। कौन बताता है? दर्शन शास्त्र ही बताता है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन दर्शन करता है। कौन करता है? दर्शन करता है। ठीक है। शिक्षण विधियों का स्वरूप मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से भी प्रभावित होता है। व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का निर्धारण भी हो पाता है। ठीक है। अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग शिक्षण विधियों का निर्माण किया है। जैसा जो रूसो हैं, उन्होंने शिक्षण विधि क्या बताई है? रूसो के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा पद्धति अपनानी चाहिए। फ्रोबेल ने क्रिया पद्धति पर अधिक बल दिया है। मॉन्टेसरी के अनुसार इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देना चाहिए। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार प्रश्नोत्तर वाद विवाद विधि पर अधिक बल दिया गया है, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि टीचिंग मेथड होना चाहिए, वाद विवाद विधि टीचिंग मेथड होना चाहिए। प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार इंद्रियों द्वारा सीखना चाहिए। प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार प्रोजेक्ट और इकाई पद्धति पर अधिक बल दिया गया है। वहीं पर यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार निरीक्षण व स्वानुभव पद्धति पर अधिक बल दिया गया है। दर्शन और अनुशासन बचता है इसके बाद, और उसके बाद आई होप की क्लास एंड भी हो जाएगी हमारी। चलिए बात कर लेते हैं इस पे, दर्शन और अनुशासन की। देखिए, ये नंबर है हमारा लास्ट में, यहां से आप पेड नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हैं। दर्शन और अनुशासन। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार अनुशासन के 3 रूप हैं: दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्त्यात्मक अनुशासन। दर्शन और अनुशासन यानी कि विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार अनुशासन के 3 रूप हैं: दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक। अब तीनों की अलग अलग बात करते हैं। दमनात्मक अनुशासन में बालकों को दंड देना अनिवार्य है। पॉइंट टू बी नोटेड। दमनात्मक अनुशासन में बालकों को दंड देना अनिवार्य बताया गया है, नहीं तो बालक बिगड़ जाएगा। इनके अनुसार भय, दंड तथा दमन के द्वारा अनुशासन स्थापित किया जाता है। कुल मिलाकर के डंडे के बल पे अनुशासन
स्थापित किया जाता है, भय इसको आधार बनाया जाता है, दंड आधार बनाया जाता है। ठीक है। प्रभावात्मक अनुशासन में शिक्षक को अपना व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और आकर्षक बनाना चाहिए कि विद्यार्थी उसकी ओर स्वयं आकर्षित हो और अनुशासन खुद ब खुद तैयार हो जाए, बन जाए। ठीक है। मुक्त्यात्मक अनुशासन में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। मुक्त्यात्मक अनुशासन कहता है, मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन किसने किया है ये बताइए। मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन प्रकृतिवादियों ने किया है। उनका मत है कि बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, उनके प्राकृतिक विकास में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई इतनी। ये आपने दर्शन और अनुशासन पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे दर्शन और शिक्षक की। देखिएगा, प्रत्येक शिक्षक का अपना एक आदर्श अथवा दर्शन होता है। हर एक टीचर का अपना एक आदर्श होता है, एक दर्शन होता है। शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षण विधि पर शिक्षक के दर्शन की छाप होती है। शिक्षण विधि पर और शिक्षक के दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों पर, शिक्षण विधि पर शिक्षक के दर्शन की छाप पड़ती है। उच्च कोटि का दार्शनिक ही अच्छा शिक्षक हो सकता है। कौन? जो उच्च कोटि का दार्शनिक होता है वही अच्छा शिक्षक भी होता है, और अच्छा शिक्षार्थी ही एक सच्चा दार्शनिक, जो अच्छा शिक्षार्थी है, अच्छा सीखने वाला है, वही एक सच्चा दार्शनिक भी हो सकता है। डियर फ्रेंड, दर्शन के अध्ययन से एक शिक्षक को सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है। शिक्षक के व्यक्तित्व में परोपकार, व्यवहार कुशलता, नैतिकता, आत्मविश्वास, प्रभावशीलता आदि गुणों का विकास हो जाता है। ठीक है, उच्च व्यक्तित्व का प्रभाव बालकों के व्यक्तित्व पर अवश्य ही पड़ता है। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो आपके शिक्षार्थियों पर, बालकों पर भी आपके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक जो होता है वह टीचर को फॉलो करता है और उसके पहनावे को फॉलो करता है। यानी कि बच्चा हम लोगों को, टीचर को अपना आदर्श मानता है। शिक्षक अपने जीवन दर्शन और विचारधाराओं के आधार पर नई विचारधाराओं और आदर्शों को जन्म देता है। इस प्रकार शिक्षक भावी दर्शन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। क्लास कैसी थी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स के लिए यहाँ मैसेज करें। ठीक है, अगर आपके पास शिक्षा के दार्शनिक प्रिपेज, समाजशास्त्री प्रिपेज, मनोवैज्ञानिक प्रिपेज ये सब्जेक्ट हैं, फटाफट मैसेज कीजिए, नोट्स ले लीजिए। उसके बाद आपको ना तो कोई किताब खरीदने की आवश्यकता है, ना तो कोई मॉडल पेपर खरीदने की आवश्यकता है। पूरी जिम्मेदारी एसपी सर की स्मार्टर एवरीडे की रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।